नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सोलंकी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं परीक्षा 247 में। जो गुजर गया उसे याद मत करो, मुकद्दर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो, मुकद्दर में जो लिखा है वो होकर रहेगा, तुम कल के चक्कर में आज के समय को बर्बाद ना करो। गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का परीक्षा 247 में। दोस्तों, अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो हमने प्रधानमंत्री के टॉपिक को क्लियर किया था, और प्रधानमंत्री का जो टॉपिक था उसमें यही नहीं था कि एग्जाम से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण है, वो ये भी था कि हमें जो हमारा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उसके लिए हमें संविधान में जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी अच्छे कार्य होते हैं तो उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री को जाता है, और अगर भारत के अंदर कोई गलत काम होता है तो उसकी जो भारत के लोगों की नजर है वो भी कहां जाती है, प्रधानमंत्री पर। तो दोस्तों, उस टॉपिक को हमने क्लियर किया था। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को आर्टिकल 74 के तहत 75 के तहत हमने कंप्लीट किया था। आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारा 2 मिनट का जो टॉपिक होगा वो होगा उप प्रधानमंत्री। दोस्तों, अगर मैं उप प्रधानमंत्री की बात करूं तो यह पद जो है यह गैर संवैधानिक पद है। उप प्रधानमंत्री का जो पद है यह गैर संवैधानिक पद है। मैं बात करता हूं दोस्तों उप प्रधानमंत्री की, और उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो गैर संवैधानिक पद है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भारत के अंदर कौन कौन वह व्यक्ति हुए जिन्होंने उप प्रधानमंत्री पद का पद संभाला था। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले व्यक्ति हुए थे भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों भारत के उप प्रधानमंत्री पद के लिए पहली बार कार्यभार संभाला था। अगर कार्यभार संभालने की बात करूं तो इन्होंने 1947 से लेके 1950 तक ये भारत के क्या रहे थे, उप प्रधानमंत्री। साथ ही साथ नोट करते रहना। दूसरे व्यक्ति दोस्तों आए गुलजारी लाल नंदा, जिन्होंने उप प्रधानमंत्री पद का पद संभाला था। गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा दोस्तों वह व्यक्ति थे जो भारत में 2 बार उप प्रधानमंत्री पद बने, और वो बने थे 1966 में 2 बार। थोड़ी समय अवधि के लिए 2 बार गुलजारी लाल नंदा उप प्रधानमंत्री पद के पद पर रहे थे। नेक्स्ट व्यक्ति दोस्तों मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भी 1966 में ही एक बार उन्हें भी उप प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया था। नोट करते रहिए साथ ही साथ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो थे वो थे चौधरी चरण सिंह।
चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह एवं बापू जगजीवन राम। बापू जगजीवन राम, इन्होंने दोस्तों 1977 में उप प्रधानमंत्री पद संभाला था। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट व्यक्ति उप प्रधानमंत्री पद के लिए आए थे, वाई.बी. चौहान। वाई.बी. चौहान, नोट करते रहिए साथ के साथ। वाई.बी. चौहान, इन्होंने 1979 में उप प्रधानमंत्री के लिए पद पे काम किया था। यह एक गैर संवैधानिक पद है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो उप प्रधानमंत्री जो पद है वह एक गैर संवैधानिक पद है। उसके बाद दोस्तों चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल, और यह बने थे 1990 में। दोस्तों लास्ट थे हमारे लाल कृष्ण आडवाणी। जो कि इन्होंने 2002 में उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। यह बात की दोस्तों हमने बेसिक सी 5 मिनट में उप प्रधानमंत्री की, लेकिन यह एक गैर संवैधानिक पद है। लेकिन आज का जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होता है उसे करेंगे हम महान्यायवादी। हमारा अगला टॉपिक है महान्यायवादी। भारत के संविधान के हिसाब से यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महान्यायवादी। महान्यायवादी की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो अनुच्छेद 76 और 78 भारत के जो महान्यायवादी है उसी से संबंधित है। अगर महान्यायवादी का दूसरा अगर हम वर्ड बोलें तो इसे क्या कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल। इसे ही दोस्तों हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी को ही बोला जाता है अटॉर्नी जनरल। और हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल की अनुच्छेद 76 और 78 में। अगर दोस्तों सबसे पहले अटॉर्नी जनरल की बात करूं तो इसके कार्यकाल की तो इसका कोई कार्यकाल नहीं है, यह राष्ट्रपति के ऊपर निर्धारित है। क्योंकि अगर इसकी सबसे पहले मैं नियुक्ति आपको बताऊं तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है जब राष्ट्रपति टॉपिक हम कर रहे थे कि महान्यायवादी की जो नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। हम बात कर रहे हैं नियुक्ति की।
अगर नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के तहत ही की जाती है। लेकिन दोस्तों अगर यह नियुक्ति है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसमें हमको यह चीज समझनी है कि जो राष्ट्रपति हैं भारत के वह अपनी मर्जी के अनुसार इन्हें चुनते हैं और अपनी मर्जी के अनुसार ही किसी भी समय राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। वह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार कार्य करता है। कौन? अटॉर्नी जनरल। जैसा जो अटॉर्नी जनरल है वह भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसकी मर्जी से कार्य करेगा और भारत के राष्ट्रपति अगर चाहें तो अटॉर्नी जनरल को किसी भी समय हटा सकते हैं। यह डिपेंड करता है राष्ट्रपति जी के द्वारा और राष्ट्रपति ही अटॉर्नी जनरल की दोस्तों क्या करते हैं? नियुक्ति। लिख लीजिए इस चीज को। सबसे पहले ही अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 76 की, इसमें क्या है दोस्तों, जो अटॉर्नी जनरल होता है वह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इस चीज को दोबारा समझेंगे कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत हम कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल और इसमें सबसे पहला पॉइंट यह है कि यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जो भारत का महान्यायवादी है वह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। दूसरी अगर मैं इसमें बात करूं, जो इसका पद होता है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। इसके पद की बात करूं तो इसका जो पद है दोस्तों वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर है। समझने वाली बात यहां यही है कि जो अटॉर्नी जनरल है सबसे पहला यही है कि वह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि जो अटॉर्नी जनरल का पद है, महान्यायवादी का जो पद है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। अटॉर्नी जनरल का पद। थर्ड इसमें यह है, तीसरा पॉइंट दोस्तों इसमें है कि इसकी जो योग्यता होती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है। इसकी जो योग्यता होती है, अटॉर्नी जनरल की जो योग्यता है दोस्तों वह सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसके बराबर होती है इसकी योग्यता। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है, मैंने आपको पहले भी बताया था अनुच्छेद जब हमने 61 की बात की थी और जिसमें हम कर रहे थे राष्ट्रपति पर महाभियोग,
तो वहां मैंने आपको यह चीज बताई थी कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है तो उसकी देखरेख यही वह व्यक्ति होता है, महान्यायवादी, अर्थात अटॉर्नी जनरल ही उसकी देखरेख करता है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है दोस्तों, तो उसकी जो देखरेख, या हम ऐसे बोलें कि उसकी जो वकालत करता है, उसकी वकालत कौन करता है? अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यायवादी। और अच्छी तरह से आपको मैंने बताया था कि भारत का जो राष्ट्रपति है उस पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग का प्रावधान है। यह चीज मैंने आपको विस्तृत में बताई थी, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं। इसका मैटर है क्या कि अनुच्छेद 61 के तहत यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो संसद के किसी भी सदन, उच्च सदन या निम्न सदन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है, अर्थात उसको हटाया जा सकता है। इसको नोट कर लीजिए कि यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो उसकी वकालत ही कौन करता है? महान्यायवादी, अर्थात अटॉर्नी जनरल। अगर मैं इसकी दोस्तों नेक्स्ट बात करूं महान्यायवादी की, तो महान्यायवादी का जो अगला कार्य होता है वह यही, इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका काम यही देखना होता है कि संविधान का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुख्य कार्य की अगर मैं बात करूं तो मुख्य कार्य यह है महान्यायवादी का कि संविधान का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों अटॉर्नी जनरल की जो सारी ये बातें हैं अनुच्छेद 76 के तहत हैं और इसका मुख्य कार्य यही है। आप जो देख रहे हैं नोट कर लीजिए, साथ के साथ इसका मुख्य कार्य यही है कि जो महान्यायवादी है वह सिर्फ और सिर्फ यह देखता है कि भारत का जो संविधान है उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं आर्टिकल 88 की, अनुच्छेद 88 की। अनुच्छेद 88 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 88 में इसके दिए गए हैं कर्तव्य और कार्य। कि महान्यायवादी के क्या क्या कर्तव्य हैं और क्या क्या कार्य हैं। जो मैंने पहले लिखवाए हैं वो भी सारे के सारे इसके कार्य ही हैं। लेकिन अगर अनुच्छेद 88 की मैं बात करूं तो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है महान्यायवादी से, अटॉर्नी जनरल से। कई बार ये एग्जामों में बार बार पूछा भी जाता है कि अनुच्छेद 88 क्या है, तो इसमें बात कही गई है कर्तव्य और कार्यों की। कर्तव्य और कार्य उसके हैं क्या? सबसे मेन उसका यह कार्य है कि वह कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे या आवंटित किए जाएं। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख लीजिए आप, मैं आपको लिखवा देता हूं। जो महान्यायवादी होता है वह किसी भी वक्त
महान्यायवादी दोस्तों किसी भी वक्त क्या होता है, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, किसी भी वक्त महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है दोस्तों लोकसभा, और नेक्स्ट राज्यसभा। ये दोनों तो एक ही सदन में आती हैं, अलग अलग सदन है, ये लोकसभा अलग है, राज्यसभा अलग है, लेकिन बैठते कहां ये संसद में, इनके जितने भी सदस्य हैं। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि महान्यायवादी किसी भी वक्त सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा और राज्यसभा में जाकर बैठ सकता है। इन तीनों में जाकर वो किसी भी समय सर्वोच्च न्यायालय में, लोकसभा में, राज्यसभा में जाकर बैठ सकता है किसी भी समय। किसी भी समय जाकर बैठ सकता है। लेकिन दोस्तों अगर वहां पर एक कंडीशन है, इसमें बैठ तो सकता है, लेकिन अगर वहां पर कोई बिल चल रहा है या किसी चीज पर वोटिंग चल रही है तो इसको यह अधिकार नहीं है कि वह वहां वोट कर सके, इसको वोट करने का अधिकार नहीं है। जो भारत का महान्यायवादी है किसी भी समय जाकर सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा में जाकर बैठ सकता है। लेकिन क्या है, अगर वहां पर किसी बिल के संबंध में वोटिंग चल रही है या कुछ भी है, या सर्वोच्च न्यायालय में कोई फैसला चल रहा है, तो वह जो अटॉर्नी जनरल है उसको वोट करने का अधिकार नहीं है। सारी चीज नोट डाउन कर लीजिए आप। अनुच्छेद 88 में कर्तव्य और कार्य यही है कि महान्यायवादी किसी भी वक्त सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा और राज्यसभा में जाकर बैठ सकता है, लेकिन वोट करने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं है। यही था अनुच्छेद 88। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, हम महान्यायवादी की जो लिस्ट है उसकी आप देख रहे होंगे। भारत के महान्यायवादी की शक्तियां और कार्य, जो कि अभी हमने अनुच्छेद 76 और 88 के तहत की। अब हम बात करेंगे कि जो भारत के महान्यायवादी हैं एवं उनके कार्यकाल। सबसे पहले एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज किए देता हूं। जो महान्यायवादी है उसके लिए ही हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, जो कि आज हम टॉपिक कर रहे हैं। और महान्यायवादी से रिलेटेड सिर्फ संविधान में जो प्रावधान है, 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 76 और 88, जो भारत के महान्यायवादी से संबंधित हैं। दूसरा क्या था, अगर नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, महान्यायवादी की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और वह भी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करता है। और अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे किसी भी समय उसके पद से हटा सकता है। दूसरा हमने बात की थी उसके कर्तव्य और कार्यों की, उसमें क्या था कि वह कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है, क्योंकि वह प्रथम विधि अधिकारी होता है। दूसरा यह था कि जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे गए आवंटन किए जाएंगे, अगर संविधान के द्वारा या किसी अन्य कानून के तहत उस पर सौंपे गए कर्तव्यों का वह निर्वहन भी कर सकता है। और महान्यायवादी, अब आती है लिस्ट कि प्रथम महान्यायवादी जो थे वो थे MC सेतलवाड़। MC सेतलवाड़ जो थे, सबसे लंबा कार्यकाल रहा था इनका अटॉर्नी जनरल के पद पे। 28 जनवरी 1950 से लेके 1 मार्च 1963 तक यह भारत के महान्यायवादी रहे। उसके बाद, और यहां ये प्रथम है,
इसमें दो चीज मैं आपको सबसे पहले यह बताऊंगा कि अगर महान्यायवादी आपके एग्जाम में आता है तो सबसे पहली चीज या तो पूछता है अनुच्छेद। अनुच्छेद आपको मैंने कई बार बता दिया कि महान्यायवादी में अगर अनुच्छेद पूछेगा तो 76, कर्तव्य और कार्य पूछेगा तो 88। उसके बाद दूसरा यह है कि या तो एग्जाम में पूछता है कि प्रथम महान्यायवादी या फिर पूछता है अंतिम महान्यायवादी। तो प्रथम MC सेतलवाड़ सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा था, 28 जनवरी 1950 से लेके 1 मार्च 1963 तक। दूसरे हैं CK दफ्तरी, 2 मार्च 1963 से 30 अक्टूबर 1968 तक। नेक्स्ट निरेन डे, 3rd नंबर पे निरेन डे, 1 नवंबर 1968 से 31 मार्च 1977 तक। दोस्तों साथ के साथ नोट करते रहना। हमारी जो क्लास है दोस्तों वो डेली इवनिंग में शाम 4 बजे आती है, और जब मैंने क्लास शुरू की थी तो गुड आफ्टरनून निकल गया था मुंह से, लेकिन हमारी जो क्लास है वो शाम 4 PM को आती है डेली इंडियन पॉलिटी की परीक्षा 247 पे। परीक्षा 247 पे डेली शाम 4 बजे आइए और इंडियन पॉलिटी की क्लास का तुल्फ उठाइए। और एग्जाम के हिसाब से देखो, इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एग्जाम के हिसाब से तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर हम भारत के वासी हैं तो इन चीजों को हमें अच्छे से समझना चाहिए कि भारत के अंदर किस तरह का कानून है। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार परीक्षा 247 को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, और शाम 4 बजे क्लास का तुल्फ उठाते रहें। नेक्स्ट है दोस्तों SV गुप्ते, जिनको 1 अप्रैल 1977 से 8 अगस्त 1979 तक इनको बनाया गया था महान्यायवादी। नेक्स्ट हैं LN सिन्हा, 9 अगस्त 1979 से 8 अगस्त 1983 तक ये रहे महान्यायवादी। नेक्स्ट के पराशरण 1983 से 1989 तक। उसके बाद नेक्स्ट सोली सोराबजी 1989 से 1990, सबसे कम टाइम के लिए बने थे ये। नेक्स्ट जी रामास्वामी 1990 से 1992 तक ये महान्यायवादी के पद पर रहे। नेक्स्ट मेहलोन के बनर्जी 1992 से 1996 तक। नेक्स्ट अशोक देसाई 1996 से 1998 तक ये महान्यायवादी रहे। अगले सोली सोराबजी, इनको दोबारा बनाया गया था 1998 से 2004 तक। सोली सोराबजी को बनाया गया था, पहले ये भी बने थे सोली सोराबजी 1989 में। नेक्स्ट मेहलोन के बनर्जी, इनको भी फिर दोबारा पद मिला यही 5 जून 2004 से 7 जून 2009 तक, और पहले ये यहां रहे थे मेहलोन बनर्जी 92 से 96 तक। उसके बाद 2004 से 2009 तक। अगले दोस्तों नेक्स्ट होते हैं गुलाम SG वाहनवती, 8 जून 2009 से 11 जून 2014 तक ये भारत के अटॉर्नी जनरल के पद पर रहे। उससे अगले मुकुल रोहतगी 12 जून 2014 से
11 जून 2017 तक रहे। लेकिन अगर मैं अब बात करूं इससे नेक्स्ट, तो वो है दोस्तों के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल के वेणुगोपाल नोट कर लीजिए सभी के सभी को। दोस्तों जो ये के वेणुगोपाल हैं ये 15वें नंबर के हैं। कभी कभी नंबर भी पूछ लिया जाता है। मैंने आपको पहले ही ये चीज बताई थी कि या तो एग्जामिनर आपसे हमेशा पहला पूछता है प्रथम, या फिर पूछता है लास्ट। तो 15वें नंबर के हैं के वेणुगोपाल, जो कि यह 30 जून 2017 को बने थे। 30 जून 2017 को यह भारत के महान्यायवादी बने थे। दोस्तों आज का जो हमारा पहला छोटा सा टॉपिक था वो था उप प्रधानमंत्री, और उनके बारे में हमने आपसे पहले चर्चा की थी। उसके बाद बात की महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की आर्टिकल 76 और 88 के तहत। फिर उनके महान्यायवादियों की लिस्ट की जानकारी दी। आज की क्लास यही है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।